हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से इसकी हमको जो है अच्छे से तैयारी करके रखनी है ताकि हम अच्छे स्कोर कर सकें। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक। तो हम यहाँ पे पहले डी ब्लॉक फिर एफ ब्लॉक के तत्वों को देखेंगे, ठीक है। इनका निर्माण विधि, कौन कौन से डी ब्लॉक में आते हैं तत्व, और इनके कुछ यौगिक देखेंगे, उन यौगिकों का निर्माण, इनके गुण देखेंगे, ठीक है। फिर डी ब्लॉक के तत्वों के पूरे गुणों पे बात करेंगे, है ना। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इनका आकार क्या होता है, ठीक। सारी चीजों पे उत्प्रेरकी गुण होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर पे। तो चलिए, लगाइए हेडिंग, कॉपी पेन तैयार करके रखें। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो आज हम यहाँ शुरू करेंगे सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक को अलग से पढ़ेंगे और एफ ब्लॉक को अलग से पढ़ेंगे, ठीक। और ये दोनों जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक। चलिए, ठीक। डी ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक का को किस तरीके से बांटा गया है कि जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षक में जाता है उसे उस ब्लॉक का जो है तत्व कहते हैं, ठीक। जैसे एस का निकालें तो एस में चले जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, पी के लिए पी में चले जाता है। इसी तरीके से डी में जब इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी कोष में चले जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये डी ब्लॉक के तत्वों में जो है हम यहाँ पे टच करेंगे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग उधर एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ेंगे, ठीक। तो लगाइए, चलिए हेडिंग, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे पहले 3D श्रेणी। 3D श्रेणी, डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे पहले जो है 3D श्रेणी, ठीक। 3D श्रेणी, इनकी बात करें तो यहाँ पे कौन कौन आते हैं। यहाँ पे आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिक, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है 3D श्रेणी में आते हैं। 3D श्रेणी में आते हैं जो कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ओके। इनके अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका आता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये सभी के सभी जो है डी ब्लॉक के तत्व, ठीक। अब अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालते हैं, ओके। तो जैसे मैं स्कैंडियम का एक निकाल के दिखाता हूं, चलो आगे इसको निकालेंगे। पहले अपन नॉर्मली इसको देख लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो स्कैंडियम का एक मैं निकाल देता हूं, चलिए। फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 3d, 4S2 और 3d में 1, ओके। 4S2 और 3d में 1, है ना। 4S2 3d में 1। तो अपन देखेंगे कि यहाँ जो है 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 4s लास्ट में देखेंगे तो 4s और 3d, 4s और 3d, इनको अगर निकालें, इनको 3d क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 3d में ही पूरे भरे जाते हैं, इसीलिए इसको 3d श्रेणी कहा जाता है, ठीक।
इसके 4s में सभी में तो 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखेंगे। अगर निकालें देखो 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1। यह क्या हो जाएगा 4s में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा 2 और 3d में आ जाएगा 1। ठीक, अब अगर 22 हो तो 4s में तो 2 आएगा, 3d में एक और बढ़ जाएगा, तो 3d में क्या हो जाएगा 3d में 4s में यहाँ पे 2, 3d में कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही जो है 4s में यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या होगा बढ़ेगा 3 हो जाएगा। क्रोमियम के लिए देखें तो यहाँ 4s में यहाँ पे भी 2 आना चाहिए और यहाँ पे जो है यहाँ पे आना चाहिए 4। ठीक, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता, वो अलग एक कंडीशन है, उसको हम लोग अलग से समझेंगे। फिलहाल तो इस तरीके से मैं भर दिए रहता हूँ, इसको मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ होता क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है यहाँ पे और यहाँ पे हो जाता है टोटल 5 और यहाँ पे हो जाता है 1। ठीक, तो इस तरीके से 4s में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आता है और 3d में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद फिर मैग्नीज का में यहाँ पे आता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे आएगा इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। आयरन का निकाले चले तो 4s में आएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट का निकाल के चले तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर जाए तो यहाँ पर 2 आना चाहिए और यहाँ पे 9 आना चाहिए। फिर ये वाला कंडीशन जो यहाँ पे आता है ना, वैसी कॉपर पे भी आता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाता है तो यहाँ हो जाता है टोटल 10 और यहाँ पे बच जाता है 1। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे 8 1। ठीक, और जिंक में जो है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10। ठीक, तो इस तरीके से 3D श्रेणी में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनों को जो है इस तरीके से वितरण किया गया। ठीक, ये था 3D श्रेणी। अब बात करें 4D श्रेणी में, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है इसलिए उसको 3D श्रेणी। अब यहाँ पे देखते हैं 4D श्रेणी में। ठीक, यहाँ पे यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, सॉरी एनबी, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह, मौत तक रुकावट राह, पड़े आग में कूद, है ना। तो ये जो है 4D श्रेणी के तत्व, कौन से 4D श्रेणी के। इनका अगर परमाणु क्रमांक देखें, इट्रियम, है ना, इनका परमाणु क्रमांक अगर आप देखे चले, ठीक, तो लेके जब चलेंगे तो यहाँ पे आप उसके परमाणु क्रमांक को जो है दर्शित कर सकते हैं, है ना। इनके परमाणु क्रमांकों को भी अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे जो है परमाणु क्रमांकों को आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, दिखाई दे रहा है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे 4s था वैसे यहाँ पे जो है 5s होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 5s में, फिर यहाँ पे जो है 4d में, 4s में 5s में इलेक्ट्रॉन, फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में। ठीक, तो यहाँ से देखें तो इट्रियम 39 से शुरू होता है, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, ये उनका जो है परमाणु क्रमांक है। वैसे 5s में देखें तो 5s में यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरा था। ठीक, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4d में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैसे ही जिरकोनियम के लिए भी देखें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक, फिर नियोबियम के लिए देखें तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, है ना। यहाँ पे जो है 4d में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई,
यहाँ पे 0, यहाँ पे जो है 0 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 4s में 1, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें, 4d श्रेणी में। ठीक, डी ब्लॉक का जो है ये 4d श्रेणी। सॉरी। वैसे ही डी ब्लॉक का अगर अपन एक 5d श्रेणी को भी देख लेते हैं, 5d श्रेणी, डी ब्लॉक का 5d श्रेणी, यहाँ पे आता है ला हफ्ता और ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर, ला हफ्ता वरना रे इधर, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हा और सॉरी ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक, इस तरीके से ये तत्व आते हैं 5d श्रेणी में। ठीक, यहाँ पे देखें इनका परमाणु क्रमांक, तो ये 57 से लेकर 80 तक, 57 से लेकर 80 तक है ना, 57 से लेकर 80 तक जो है यहाँ पे तत्व आते हैं। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, यहाँ पे 14 तत्व और आते हैं है ना। 57 लेंथेनाइट्स के अंदर यहाँ पे 14 तत्व और आएंगे, उसके आगे से जो है इधर और तत्व आते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो लेंथेनाइट्स में यहाँ से लेकर 71 तक आते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6s आता है लास्ट में, जो s कक्षक होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो है 5d, इसीलिए 5d श्रेणी। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 5d में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आप ऐसे ही पाएंगे, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा है ना। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। ठीक है, ये सीक्वेंस में इस तरीके से आता है, इसलिए मैंने इसको आपको लिख के यहाँ पे दिखाया है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक, वैसे यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 10, यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 10। ठीक, इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन यहाँ देखते हैं और चीजों को। ठीक, अब यहाँ पर 2 से इस तरीके से क्यों हुआ, अब यहाँ पर 1 से और 10 इस तरीके से क्यों हुआ, इसकी जानकारी ठीक आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। अच्छा, अभी पहले तो ये सब के सब क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक, डी ब्लॉक के तत्वों में जिन तत्वों की डी कक्षक खाली होती है उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है भाई, जिन तत्वों की डी कक्षक जो है क्या होती है, खाली होती है, जिन तत्वों में डी कक्षक खाली हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में डी कक्षक जिनके पास खाली है उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी डी पूरा भरा है, डी भरा है, डी बराबर, तो ये तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक के तत्वों में नहीं गिना जाता। इनको जो है डी ब्लॉक के तत्वों में नहीं गिना जाता।
इसको क्यों नहीं गिना जाता है, नहीं माना जाता, क्योंकि इनका डी कक्षक जो है कंप्लीटली भरा हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक, ओके भाई, ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा भर गया है, इसको नेक्स्ट इसमें और अच्छे से कर लेते हैं। हो गया, ठीक, चलिए, ठीक है भाई, ओके। चले, तो संक्रमण तत्व जिनके डी कक्षक खाली होते हैं, ऐसे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों में जिनका डी कक्षक खाली है, जिनका डी कक्षक खाली है, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल तत्व कहते हैं, ठीक, संक्रमण तत्व कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे स्कैंडियम का 21 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d 4S2 और 3d में 1। अब ये जो है 21 का 3d में 1 है, तो डी कक्षक यहाँ पे खाली है, तो ये क्या है, संक्रमण तत्व है। ठीक है भाई, ये क्या है, संक्रमण तत्व है। वहीं अगर देखें जिंक का जो 30 है, फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 3p6 3d 4S2 और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे कि इनका डी कक्षक जो है पूर्ण भरा है, ठीक, और यहाँ पे डी कक्षक क्या है, खाली है। तो जो डी कक्षक खाली है वो क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, और जो जिनमें डी कक्षक खाली नहीं है, पूर्ण भरा है, उन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, नहीं मानते, ये किसकी श्रेणी में आते हैं, अपवाद की श्रेणी में। ठीक है भाई, ये संक्रमण तत्व इनको नहीं माना जाता। ठीक, तो डी ब्लॉक के तत्वों में जो ये अपवाद हैं, जिनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, वो हमारे पास कुछ तत्व हैं, जिनमें से जिंक, कैडमियम और मरकरी है। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो है संक्रमण तत्वों में नहीं गिना जाता। ठीक, क्लियर है भाई, इसको याद रखिए अच्छे से, क्योंकि अगर प्रश्न पूछ सकता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व में नहीं गिने जाते, क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा कि संक्रमण तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनका डी कक्षक जो है खाली रहे, ठीक, उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में डी कक्षक खाली नहीं होता है, कंप्लीटली भरा होता है, अतः इन्हें अपवाद स्वरूप रखा जाता है। ये डी कक्षक सॉरी संक्रमण तत्व इनको नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भाई। ठीक, चलिए, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है n-1 d, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, ओके, देन ns 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है भाई, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब देखेंगे इस सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार जो है इन सभी का। अब ठीक ठीक है, ओके, चलिए सबसे पहले स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। ये जो है तत्व हैं, इनके हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इन सभी के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा करते हैं। ठीक, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करें तो मैं निकालता हूं पहले स्कैंडियम का। फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d खाली, पहले जाता है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, गिनेंगे यहाँ से, यहाँ तक हो गया 10, ये हो गया 20, अब बचा 1, 21, यानी कि 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 3d में n-1 अंतिम है ना, ठीक है नहीं, अंतिम जो है 4 है, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3d आ गया, 3d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 3d में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। टाइटेनियम के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 3d2, 4s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम के लिए देखेंगे तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के लिए देखेंगे तो 4s में होना चाहिए 2 और 3d में होना चाहिए 4। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता, फिलहाल इतना ही लिखे रहो, ऐसा नहीं होता। आगे चलेंगे, फिर यहाँ पे 3d में, अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में जो है यहाँ पे मैग्नीज के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, देन आयरन के लिए 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट के लिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 7 इलेक्ट्रॉन, निकिल के लिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन। कॉपर के लिए भी अलग तरीके से होता है तो उसको छोड़ दिए रहते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके। नियम से यहाँ पे होना चाहिए था 4s में 2 और 3d में 9, जो कि नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं होता है। अब ऐसे क्यों नहीं होता, इसका कारण ये है, इसका कारण यह है कि प्रत्येक अच्छा, अब ऐसा इसको फॉलो नहीं करता तो ये क्या हो गया, अपवाद। जो बाकी सब एक जैसे रूल को फॉलो करते हैं और जो नहीं मानता उसे अपवाद कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों जो है अपवाद, इनके लिए दूसरा रूल फॉलो। ठीक, तो होता क्या है, सभी तत्व जो है अपने आखिरी कक्ष को पूर्ण या फिर अर्ध पूर्ण भरना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज नोट पॉइंट लिख लीजिए कि सभी तत्व जो है, सभी तत्व अपने आखिरी कक्षा को पूरित करना चाहते हैं, पूर्ण या अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण पूरित, अर्धपूर्ण पूरित करना चाहते हैं। ठीक, अपने आखिरी कक्षा को या तो पूर्ण रूप से भरे या फिर जस्ट आधा, जितना भर सकते हैं उसका आधा, इस तरीके से भरना चाहता है कोई एक
तत्व, ठीक। और ऐसे करने के लिए वो हर संभव प्रयत्न करते हैं। ये इसको AK-47 ले लीजिए, है ना। हर संभव जो है वो प्रयत्न करते हैं कि वो स्थिति कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। ओके, तो उसी स्थिति को पाने के लिए आप यहाँ देख पाएंगे कि 4s में एस में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और डी में जो है अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सॉरी 10 भर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से एक निकल के यहाँ आ जाए तो 4s में 1 हो जाएगा और यहाँ पे इस स्थिति था, यहाँ आएगा तो एक और बढ़ेगा। तो आप देख पाएंगे कि ये अर्ध पूर्ण पूरित वाला स्थिति है। तो इस स्थिति में वह जो है यौगिक स्थायी होता है, ठीक। करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो स्थायी होने के लिए जो है तत्व अपने आखिरी कक्षा में या तो फिर पूरित हो, जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 5 भर जाए तो भी वो स्थायी होगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम और उसका जस्ट आधा एक भरे तो भी हो सकता है। तो उसको पाने के लिए क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाता है और यहाँ इसका वास्तविक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है वो है 3D या 4 की जगह हो जाता है 5 और 4s में हो जाता है 1, ठीक। इस तरीके से लेकर ये अपना स्ट्रक्चर को क्या बना लेता है, स्थायी बना लेता है, ठीक। वहीं कॉपर की कंडीशन में भी देखें तो यहाँ 10 हो जाएगा तो इसका पूर्ण भर जाएगा और 4s में एक भी होगा तो भी वो जो है स्थायी होगा। इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है 3D 10 और 4s 1 हो जाता है और ऐसा स्ट्रक्चर करके ये अपने आप को स्थायित्व में ला लेता है, ठीक है भाई, अपने आप को स्थायित्व में ला लेता है, ठीक। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सब सेम, ठीक। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक। तो चलिए लगाइए स्क्रीनशॉट। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये था सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों का, ठीक है। चलिए, ठीक। अब देखते हैं इनके गुणधर्म, डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म, ठीक। डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था, वैसे ही 4D वाले में लास्ट में 4D में जाएंगे, 5D वाले में 5D में भरते जाएंगे, ठीक। स्थितियां वैसी होंगी, ठीक है। चलिए, तो गुणधर्म देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म, ठीक। सबसे पहले देखते हैं आवर्त में, कहां पे, आवर्त में। अगर याद हो तो कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स की स्थितियां होती हैं आवर्त सारणी में, ऐसे ऐसे ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अभी ये चल रहा है, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक चल, ठीक है भाई, ओके, ठीक। तो ऊपर से नीचे जो बनी लाइनें होती हैं इनको बोलते हैं वर्ग या समूह, वर्ग या फिर समूह। और ऐसे लाइनें जो होती हैं ऐसे, इनको बोलते हैं आवर्त। तो इन्हीं पे अभी चर्चा करेंगे कि आवर्त में मतलब इस तरीके से, ठीक, ओके। आवर्त में बाएं से दाएं जाते, ठीक है भाई। आवर्त में सबसे पहले बात करेंगे परमाणु का आकार, परमाणु आकार,
परमाणु आकार आवर्त सारणी में आवर्त में संक्रमण तत्वों का क्या होता है, वो भी अपन देखेंगे। 3D श्रेणी, तो 3D श्रेणी को समझ लेंगे तो 3D में जैसा होगा वैसे 4D में भी होगा, 5D में। ठीक है भाई, चलिए आकार की बात करें तो 3D श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, ये 3D श्रेणी में आते हैं। ठीक, 3D श्रेणी में आवर्त में अगर सामान्यतः बात किया जाए है ना, इनके सामान्य गुणों की बात किया जाए अगर नॉर्मली तरीके से, सामान्यतः जो होता है इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में प्रवेश करते जाते हैं। 3D में ही भर रहे हैं, यहाँ पे 3D में 1 हो रहा है, यहाँ 3D में 2 हो रहा है, ऐसे करते करते। ठीक, तो होता क्या है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन जो है एक ही कोष में भरते जाते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, एक ही कोष में भरते जाते हैं, एक ही कोष में भरते जाते हैं, है ना, भरते जाते हैं। आवर्त की बात करें, आवर्त की बात करें तो यहाँ सामान्यतः क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जो है भरता जाएगा। ठीक, एक ही कोष में भरता जाएगा, इससे क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, है ना। परमाणु का जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जैफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा तो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा मजबूती से अंदर की ओर खींचेगा, यानी परमाणु का आकार सिकुड़ता है, यानी कि आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक, आकार छोटा होता है। सामान्यतः देखा जाए तो परमाणु का आकार जो है छोटा होता है। ठीक, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, होना चाहिए, ऐसा होता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसी होती नहीं है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो है होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसी होती नहीं है। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अगले इसमें जो है बताते हैं कि कैसे होता है। ठीक, ओके। चले, आकार जो है कंटिन्यू इधर छोटा होते जाना चाहिए। ठीक, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेकर मैग्नीज तक जो है, आयरन, मैग्नीज तक, है ना, लगातार जो है इनके आकार छोटे होते जाते हैं, लेकिन आयरन, कोबाल्ट और निकिल इन तीनों के आकार आपस में बराबर होते हैं, है ना, इन तीनों के आकार जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, 3D में 1 इलेक्ट्रॉन, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, 3D में यहाँ पे कितना था, 5, यहाँ पे 3D में यहाँ पे भी 5। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकिल में देखें तो 3D में जो है कंटिन्यू 6, 3D में 7, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक, कॉपर और जिंक में, कॉपर और जिंक में इसके 3D में 10, इसके भी 3D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यह आकार जो है इधर लगातार घटता जाता है, आकार घटता है, जो कि सामान्यतः आवर्त सारणी में होता ही है। आवर्त में तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जो है आकार घटता है। ठीक, ओके। आयरन, कोबाल्ट और निकिल इन सभी का आकार जो है बराबर होता है, इन सभी का आकार लगभग बराबर होता है। ठीक, और फिर से लास्ट में निकिल के बाद कॉपर और जिंक, यहाँ पे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ठीक,
ये तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, बाएं से दाएं जाओ तो कंटिन्यू आकार जो है छोटा होते जाना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे वैसा होता सॉरी वास्तविकता में वैसा होता नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए, इस यहां से यहां तक आकार घटता है, फिर आकार बराबर है, फिर आकार बढ़ता है, ऐसा क्यों? इसका कारण, ऐसा होने का कारण है ना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक कोष में जाते जाते हैं, जिससे यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव, अच्छा देखो, आकर्षण को कम करने वाला, आकर्षण को कम करने वाला परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, जो कि यहाँ पे काम करता जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो जेफ अधिक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेफ, ठीक, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है अधिक है, और यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव कम होता है। परिरक्षण प्रभाव, जो आकर्षण को कम करने वाला होता है वो परिरक्षण प्रभाव है, जो यहाँ पे कम है ना, समझ में आ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए आकार घटता जाता है, परिरक्षण प्रभाव कम है। यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव और जो जेफ है ये दोनों बराबर होते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और ये परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इस कारण इनका आकार बराबर होता है। और लास्ट में क्या हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है और जेफ कम हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा रहता है और यहाँ पे जेफ जो है कम होता है, जिसके चलते इनका आकार बढ़ता है। अब बात आती है क्या, परिरक्षण प्रभाव क्या है? परिरक्षण प्रभाव नाभिक का क्या होता है, अपने कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पे जो है आकर्षण लगता है, ये अंदर की ओर खींचते हैं, ऐसे अंदर की ओर खींचते हैं। तो ये हो गया क्या, जेफ, अंदर की ओर खींचना, ये क्या है, जेफ है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। लेकिन इन कक्षाओं की उपस्थिति के कारण जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ता जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है इसके आकर्षण को, कक्षाओं बढ़ने से इसके आकर्षण को जो है कम कर देता है, इसके आकर्षण को कम कर देता है ना, आकर्षण को क्या करता है, कम करता है। तो आकर्षण को कम करता है, वही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, ठीक है। नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण को कम करना ही परिरक्षण प्रभाव, ठीक। तो परिरक्षण प्रभाव जैसे जैसे परमाणु में कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जैसे बढ़ता जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना, और आकर्षण को कम कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पाएंगे कि परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसलिए आकार छोटा। यहाँ परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों की मात्रा बराबर है, इसीलिए आकार इनके बराबर हो जाते हैं। और लास्ट में कॉपर से लेकर जिंक तक इधर परिरक्षण प्रभाव जो है ज्यादा हो जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश से, इसलिए इनका आकार जो है बढ़ता है। छोटा होना चाहिए लेकिन ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो क्रम होता है तो क्या होगा, स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम, स्कैंडियम से आकार में जो है छोटा होगा टाइटेनियम का, टाइटेनियम से आकार में छोटा होगा वेनेडियम का, वेनेडियम से आकार में छोटा होगा क्रोमियम का, क्रोमियम के आकार से छोटा होगा मैं इसका, ठीक है, ठीक है। इनसे जो है छोटा होगा किसका, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इन तीनों का लगभग बड़ा, ठीक। अब इनसे जो है बड़ा होगा कॉपर का आकार, इनसे बड़ा होगा जिंक का आकार, ये होगा क्रम, ठीक है भाई, ऐसा, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक पहले आकार छोटा होता है, फिर आयरन और निकिल तक इनके आकार बराबर होते हैं, फिर कॉपर और जिंक का फिर से बढ़ने लगता है, ठीक, ठीक भाई, ठीक। चलो,
ये था परमाणु का आकार। ये आवर्त में था परमाणु का आकार। अब देखते हैं वर्ग में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाता है। ऐसा इसको याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है ना। आकार जो बढ़ रहा था उसमें जैसे 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 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं, प्रवेश करते जाते हैं, इसका जो है परिरक्षण प्रभाव है बढ़ता जाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाता है। ठीक, ओके। अब देखते हैं परमाणु का आकार वर्ग में। वर्ग में तो वर्ग में होता क्या है, अध्ययन करने का तरीका क्या है। वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, है ना। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे वर्ग की बात करें तो स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक। स्कैंडियम के बाद आता है इट्रियम, फिर उसके बाद आता है लेंथियम। ठीक, ये एक वर्ग है, एक वर्ग में। ठीक, ऐसी अगर अपन बात करें तो और बात करें तो यहाँ पे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनिकम। ठीक, ये वर्ग में ऊपर से नीचे इस तरीके से आते हैं। ठीक है भाई, ये वर्ग में इस तरीके से आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सामान्यतः साइज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो हम जान रहे हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे कोष की संख्या जो है बढ़ोतरी होती है, कोष बढ़ती है। ठीक, कोष बढ़ेगा, कोष जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका जैफ का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। प्रभावी नाभिक का आवेश, है ना, कम होते जाता है। क्योंकि कोष बढ़ते हैं तो कोष बढ़ने से नाभिक का बाहरी कक्षा के साथ आकर्षण भी कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव भी क्या होता है, बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव भी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या होगा, आकार जो है बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक, बढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सामान्यतः देखें, है ना, इस सिद्धांत को अगर हम फॉलो करें और सामान्यतः देखें कि वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होगा, सामान्य स्थिति में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, तो यही होगा कि होना चाहिए कि स्कैंडियम का आकार छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए इट्रियम का, इससे बड़ा होना चाहिए लेंथेनम का। वैसे अगले वर्ग की बात करें तो टाइटेनियम का आकार छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए जिरकोनियम का, इससे बड़ा होना चाहिए हाफनिकम। ठीक, सामान्य इसमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा जो है होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है तो क्या होता है भाई, ठीक, ऐसा होता नहीं तो क्या होता है, तो यहां होता है स्कैंडियम से बड़ा तो होता है जिरकोनियम का, जिरकोनियम का, सॉरी, इट्रियम का, इससे बड़ा तो होता है इट्रियम का। लेकिन लेकिन क्या, इट्रियम और लेंथेनम इन दोनों के साइज आपस में बराबर होते हैं। ठीक, वैसे ही टाइटेनियम से तो आकार में बड़ा तो होता है जिरकोनियम, लेकिन जिरकोनियम और हाफनिकम का साइज आपस में लगभग बराबर होता है।
तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसको हमको समझना। तो प्रश्न यही कहे था कि ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में स्कैंडियम से बड़ा होता है इट्रियम का, लेकिन इट्रियम और लेंथेनम के साइज आपस में बराबर होते हैं, ऐसा क्यों? ठीक, इसी क्यों का जवाब हमको जो है खोजना है। ठीक, एक बार आप सुन लेंगे तो इस क्यों का जवाब आप बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया जी? ठीक, ओके, ठीक है भाई। तो हमको ये जानना है कि स्कैंडियम से आकार बड़ा होता है इट्रियम का, इट्रियम और लेंथेनम का आपस में बराबर हो, ठीक। और वहीं टाइटेनियम से बड़ा होता है आकार जिरकोनियम का, जिरकोनियम और हाफनिकम का आकार लगभग बराबर होते हैं। तो ऐसा क्यों वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसकी व्याख्या हमको समझनी है। तो सामान्यतः अगर देखते हैं तो, है ना भाई, तो होगा क्या, ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में, वर्ग में अपन बात करें तो वर्ग में सामान्यतः होता क्या है, ऊपर से नीचे आने पर पहली बात तो कि कोषों की संख्या में होती है वृद्धि, कोषों की संख्या में होती है वृद्धि। कोष जैसे बढ़ते जाते हैं, है ना, कोष बढ़ेंगे, कोष बढ़ेंगे तो कोष से सीधा सीधा संबंध है परिरक्षण प्रभाव का, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो जाती है भाई, बढ़ती है, वृद्धि होती है, परिरक्षण प्रभाव की भी वृद्धि होती है कोषों के बढ़ने से। परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है यानी कि नाभिक का आकर्षण कम हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, आकर्षण जिसको हम बार बार कह रहे हैं जैफ, है ना, जैफ क्या होता है, कम होता है। अब जेफ कम हो रहा है मतलब नाभिक का बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साथ पकड़ कमजोर हो रहा है, पकड़ कमजोर होगा तो सीधा सा असर होगा आकार पर, आकार फैलेगा, आकार फैल गया मतलब आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ठीक है भाई। तो इसी चीज को यहाँ को हमको समझना है कि जब हम जिरकोनियम से हाफनिकम तक आते हैं, जैसे टाइटेनियम से आकार बढ़ा है जिरकोनियम का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हम जिरकोनियम से हाफनिकम तक आते हैं तो जाने से कोष बढ़ते हैं, कोष बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है एफ कक्षक में प्रवेश करना प्रारंभ करते हैं। ठीक, ओके। तो बाह्यतम कोष को नाभिक के आकर्षण से बचाने की जिम्मेदारी होती है डी और एफ दोनों कक्षकों पर आती है। डी कक्षक में तो परिरक्षण प्रभाव बहुत अधिक होता है, किंतु एफ कक्षक में परिरक्षण प्रभाव का मान बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होने के कारण, परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम होने के कारण वहां पे प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ का मान बढ़ जाता है। जेफ का मान बढ़ जाता है तो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को वो अंदर की ओर खींच लेता है, यानी कि परमाणु का आकार सिकुड़ जाता है। परमाणु का आकार सिकुड़ जाने के चलते जिरकोनियम का आकार जिरकोनियम के आकार के लगभग बराबर हो जाता है हाफनिकम का आकार। ठीक, जिरकोनियम और हाफनिकम के आकार लगभग दोनों के जो है बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, साइज क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? ठीक,
तो इसकी व्याख्या को अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी अगर मैं व्याख्या लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि जिरकोनियम से हाफनिकम तक जाने में कोष बढ़ते हैं। जिरकोनियम से हाफनिकम तक जाने में कोष बढ़ते हैं, कोष बढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात थी जिरकोनियम से हाफनिकम तक जब हम जाते हैं तो कोष बढ़ता है। कोष तो बढ़ा, साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, साथ में इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं, एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं जहां परिरक्षण प्रभाव का मान निम्नतम होता है, जहां परिरक्षण प्रभाव का मान निम्नतम होता है, निम्नतम होता है। परिरक्षण प्रभाव का मान निम्नतम होने से परिरक्षण प्रभाव का मान कम होने से जेफ का मान बढ़ जाता है। ठीक, परिरक्षण प्रभाव का मान निम्न होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ बढ़ता है, जेफ बढ़ता है तथा परमाणु क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, परमाणु सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है ना, परमाणु क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, परमाणु सिकुड़ जाने के चलते, है ना, सिकुड़ जाता है। ठीक, जिससे हाफनिकम और जिरकोनियम दोनों के आकार लगभग समान हो जाते हैं, जिससे जिरकोनियम तथा हाफनिकम के आकार तथा इट्रियम तथा लेंथेनम के आकार लगभग बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये कारण है, इस तरीके से जो है दोनों के आकार क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, जिरकोनियम से हाफनिकम तक जाने में या फिर इट्रियम से लेंथेनम तक जाने में। ठीक, क्या होते हैं, कोष की संख्या बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं जहां पे परिरक्षण प्रभाव का मान निम्नतम होता है, परिरक्षण प्रभाव का मान निम्नतम होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जेप का मान बढ़ गया, जेप का मान बढ़ गया मतलब नाभिक का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ आकर्षण बढ़ा, जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है, परमाणु सिकुड़ जाने के कारण जिरकोनियम का हाफनिकम से, इट्रियम का लेंथेनम के आकार से लगभग जो है बराबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, इसलिए यहां से यहां तक बढ़ता है और इनका बराबर, यहां से यहां तक बढ़ता है फिर इनका बराबर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं, ये था आकार और डी ब्लॉक के तत्वों का आकार, वर्ग में देखा हमने, आवर्त में देखा हमने। ठीक, अब देखते हैं आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है, विलगित गैसीय परमाणु के
बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। ठीक है भाई, ठीक। विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। तो अपन देखेंगे कि डी ब्लॉक में आयनन ऊर्जा की स्थिति क्या है। ठीक, ओके। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, है ना। ये जो है 3D श्रेणी के डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, तो इनमें अगर देखा जाए तो इनके आयनन विभव की, ठीक, आयनन विभव की बात करें, आयनन ऊर्जा की बात करें, तो यहाँ होता क्या है? जो टाइटेनियम है इसका क्रम आता है क्रोमियम के बाद यहाँ पे, ठीक। और कोबाल्ट और निकिल जो है, आयरन और कोबाल्ट का जो आता है, आयरन और कोबाल्ट इसका आता है कॉपर के बाद, फिर आता है ये। ठीक, अगर क्रम को देखा जाए, है ना, इनके क्रम को देखा जाए, इनके क्रम को देखा जाए तो इनके क्रम में आएगा स्कैंडियम, ठीक, आयनन विभव स्कैंडियम, स्कैंडियम से ज्यादा होगा वेनेडियम का, वेनेडियम से ज्यादा होगा क्रोमियम का, क्रोमियम से ज्यादा होगा टाइटेनियम का, टाइटेनियम से ज्यादा होगा मैग्नीज का, मैग्नीज से ज्यादा होगा निकिल का, निकिल से ज्यादा होगा कॉपर का, कॉपर से ज्यादा होगा कोबाल्ट का, कोबाल्ट से ज्यादा होगा आयरन का, और सबसे ज्यादा होगा जिंक। ठीक है भाई, ये जो है क्रम है, ये क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम किसका? आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते क्रम में आयनन ऊर्जा जो है यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम, इस तरीके से। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, ओके। ये था आयनन विभव डी ब्लॉक के तत्वों का। अब देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व। तीसरा गुण है घनत्व, डी ब्लॉक के तत्वों का घनत्व। घनत्व की बात करें तो क्रम को देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो जिंक है वो वेनेडियम के बाद आता है क्रम में, घनत्व के क्रम में जो है जिंक वेनेडियम के बाद आता है। ठीक, तो इस क्रम क्या होगा? स्कैंडियम, स्कैंडियम से ज्यादा घनत्व होता है टाइटेनियम का, इससे ज्यादा होता है वेनेडियम का, इससे ज्यादा जो होगा जिंक का, ठीक, उससे ज्यादा होता है क्रोमियम का, इससे ज्यादा मैग्नीज, इससे ज्यादा आयरन, इससे ज्यादा कोबाल्ट, इससे ज्यादा निकिल और सबसे ज्यादा कॉपर। ठीक है भाई, ये क्रम है घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में, घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम या बढ़ते क्रम। ठीक है, इस तरीके से घनत्व जो है बढ़ता है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके। तो ये थे हमारे डी ब्लॉक के तत्व। हमने इस वीडियो में हमने देखा कि डी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों की चर्चा उसके बाद होगी।
फिर डी ब्लॉक में हमने देखा संक्रमण तत्व कौन होते हैं। जिन तत्वों में डी कक्षक खाली होता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके अनुसार हमने देखा जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है डी ब्लॉक के तत्वों में नहीं आता। फिर डी ब्लॉक के तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, जिसमें 3D श्रेणी देखा, 4D श्रेणी देखा, 5D श्रेणी देखा। फिर हमने सीखा कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उसमें हमने देखा n-1, डी में वे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स, देन ns 1 to इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये जो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। फिर हमने संक्रमण तत्वों की बात की, है ना? संक्रमण तत्वों की बात की। फिर हमने देखा कि कोई परमाणु किस तरीके से स्थायी होता है। अपने आखिरी कक्षा में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है तत्व जो है इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण भरना चाहते हैं, क्योंकि दो स्थितियों में यहाँ पे स्थायित्व को प्राप्त करना है परमाणु, या तो उसके आखिरी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हो या फिर जितना भरना है उसका जस्ट आधा, हाफ फुल फिल्ड। ठीक है, ऐसी स्थिति में वह परमाणु जो है क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक, फिर हम लोगों ने संक्रमण डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा आकार, परमाणु का आकार। हमने आवर्त में बात किया कि आवर्त में किस तरीके से प्रभावित करता है। ठीक, फिर हमने देखा वर्ग में किस तरीके से। तो यहाँ पे मुख्य फैक्टर जो होता है परिरक्षण प्रभाव जो है दिखाता है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक ज़्यादा हैं और इनके पास एफ कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। जैसे आगे हमने वर्ग में अपन जब देखते हैं हाफनिकम, जिरकोनियम, इन लोग भी जब आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परिरक्षण प्रभाव काम करता है, जिससे आकार इनका कम ज़्यादा होता है। ठीक, ओके। फिर हमने आयनन विभव की चर्चा की, फिर हमने किया इसके घनत्व पे चर्चा। ठीक, अगले वीडियो में हम आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, तो इसी को डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों को ही आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जिन जिन टॉपिक पे हमने चर्चा किया, उन सारे टॉपिकों को देखकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले दिन हम आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आगे जो है टॉपिक को कंटिन्यू लेके चलेंगे। ठीक, तो चलिए आप सबको विदा लेते हैं।